जो वोट का परसेंटेज आपने बताया है, मुझे लगता है कि शरद सर जो हैं वो उससे सहमत नहीं होंगे। यादव जो हैं मुझे लगता है 8 से 9% हैं, 7 से 9% के आसपास ओबीसी में उनको गिना जाता है। और आप मुस्लिम्स ठीक कर रहे हैं, कहीं पर 19% हैं, कहीं 20 हैं, कहीं 21 हैं, और कुछ कंस्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहाँ 30% तक जाते हैं। बहरहाल, मैं इन परसेंटेजेस पर हम बात नहीं करेंगे, ये एक सवाल हम सेफोलॉजी पे छोड़ते हैं, सेफोलॉजिस्ट पर। देखिए, पहले हम मूल को समझें। जातियां आपके पास तभी आएंगी, आपका वोट बैंक आपके पास तभी लौटेगा जब आप कहीं ना कहीं एक अंडरकरंट पैदा करने में सक्षम हैं। कहीं पर आप योगी के, बीजेपी के, मोदी के फेलियर्स, उनको आप प्रोजेक्ट करने में सक्षम हैं। और मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा कि मैंने ये नहीं कहा था कि योगी जी जो हैं वो अ, उनकी वजह से भाजपा आई है। योगी तो उस वक़्त एक गेस्ट अपीयरेंस में थे। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा है कि उनको गेस्ट अपीयरेंस में लाया गया था उत्तर प्रदेश में। और ये उनकी सफलता है कि उन्होंने एक मेहमान कलाकार के रूप में आए, लेकिन अपने को उन्होंने स्थापित कर लिया एक कल्ट के तौर पे। ये अलग बात है कि प्रदेश को स्थापित नहीं कर पाए, पार्टी को स्थापित नहीं कर पाए, अपने मंत्री परिषद को स्थापित नहीं कर पाए, ब्यूरोक्रेसी को स्थापित नहीं कर पाए, कानून व्यवस्था को स्थापित नहीं कर पाए। जो उनकी नीतियां थी रोजगार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, उनको वो स्थापित नहीं कर पाए योगी जी। योगी जी ने खुद को स्थापित किया है, सबसे पहले तो ये। और अगर ये चुनाव अखिलेश बनाम योगी होता है, तो मुझे लगता है कि उसमें अपर जो एक हैंड होगा, जो एज होगा, वो अखिलेश के पास होगा। अगर ये चुनाव मोदी, भाजपा, हिंदू बनाम सपा होता है, तो आपको परिणाम कुछ और देखने को मिलेंगे, जिसकी कोशिश आरएसएस करेगा, जिसकी कोशिश पार्टी करेगी। लेकिन इन सबसे अलग हटकर मैं इन मुद्दों पे आ ही नहीं रहा हूं। देखिए, बुनियादी चीज पर जाइए कि जिस वक्त 2014 और 2017 इसकी जब कन्वेसिंग हुई, जब मोदी जी ने शंखनाद किया, उन्होंने तीन चार बातें कही वोटर से। एक, उन्होंने ये कहा कि हम गुजरात मॉडल लाना चाहते हैं, गुजरात मॉडल। और गुजरात मॉडल इसलिए कहा क्योंकि उनका कहना था बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर कानून व्यवस्था और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तीन चार चीजें उन्होंने कही। और उन्होंने 15-20 साल का जिस तरह से उत्तर प्रदेश में शासन हुआ है, जो भी पार्टी थी, गठबंधन की सरकारें थी, उन्होंने कहा कि भाई ये अब समय आ गया है कि आप इनको खारिज करिए। आप अपना मुस्तकबिल, आप अपना भविष्य, आप अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसलिए आप एक डबल इंजन की सरकार को मौका दें। केंद्र में हम हैं और उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार होगी, और फिर आप देखिएगा ये जो जुगलबंदी होगी, इस तरह की बातें करी। लेकिन हुआ क्या? आज 4.5 साल बाद मैं चाहूंगा सूर्य प्रताप जी जैसे जो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं ईमानदार टाइप के, और इनकी बड़ी पकड़ है उत्तर प्रदेश में, ये पता लगाएं कितनी गुजरात की कितनी कंपनियां आज उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं। गुजरात के कौन कौन से लोग हैं जिनका बनारस से लेकर लखनऊ तक रसूख है। वो जो गुजरात की लॉबीज हैं, जो उत्तर प्रदेश के फैसलों में, उत्तर प्रदेश की नीतियों में, उत्तर प्रदेश के बजट में उनकी कितनी हिस्सेदारी है। सवाल यह होना चाहिए। आप गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे, आप गुजरात मॉडल तो नहीं लाए, आप गुजरात लॉबी लेकर आ गए। आप बताइए, छोटी छोटी चीजें, अगर संसद बनेगी तो जो आर्किटेक्ट होगा वो गुजरात से आएगा। अगर 10,000 करोड़ रुपए का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनेगा, मोदी जी का घर बनेगा, नए मंत्रालय बनेंगे, उनका नया दफ्तर बनेगा, 10,000 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे, नक्शा कौन तैयार करेगा? कोई गुजरात का आदमी आएगा। राम मंदिर बनेगा, कौन बनाएगा? जो गुजरात का आदमी होगा। तो क्या अभी तक जितने देश में मंदिर बने वो गुजरातियों ने ही बनाए? मैं कोई गुजरात और उत्तर प्रदेश इनको बांटना नहीं चाह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है, यहां बड़ी बेरोजगारी है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। अगर आप यहाँ के ठेकेदारों को मौका दीजिए, यहाँ के बिजनेसमैन को मौका दीजिए, यहाँ के आर्किटेक्ट्स को मौका दीजिए, यहाँ के बिल्डर्स को मौका दीजिए, तब ये स्टेट आगे बढ़ेगा। अगर इस स्टेट की, अगर उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम, हमारी जीडीपी उत्तर प्रदेश की कम है,
तो आप इसको आगे बढ़ाइए। आप तो गुजरात को यहां लिया है, वहां के लोग लिया है, इससे कैसे प्रदेश आगे बढ़ेगा? आज मंत्रालयों के फैसले भी अहमदाबाद में होते हैं। तो ये जो एक चीज थी कि गुजरात मॉडल तो नहीं लाए, गुजरात लॉबी को यहां पर लिया है। और इससे किसका नुकसान हुआ? हमारे यहां क्या एंटरप्राइज है? हमारे यहां के कौन से नए उद्यमी आए? कितने आपने नए बिल्डर देखे? कितने आपने नए एंटरप्रेन्योर्स देखे? आज आप कानपुर की जाके हालत देखिए, जिसको कभी मैनचेस्टर कहा जाता था। क्या किया 4.5 साल में मोदी जी ने? क्या किया 7 साल में? कानपुर के लिए क्या किया? आज भी मरने की स्थिति में है वहां पर। कितने उद्योग उन्होंने वहां पर रिवाइव किए, बल्कि फैक्ट्रियां बंद करी हैं। जब स्मृति ईरानी टेक्सटाइल मंत्री थी और आज भी हैं, मेरे ख्याल अब उनसे लेके गोयल साहब को दे दिया गया, क्या उन्होंने कानपुर में लाल इमली जैसी तमाम मिलों को रिवाइव किया? सवाल इस बात का है, क्या आपने इलाहाबाद में नैनी इंडस्ट्रियल एरिया को रिवाइव किया? क्या आपने लखनऊ में सरोजनी नगर इंडस्ट्रियल एरिया को रिवाइव किया? क्या आपने जगदीशपुर में इंडस्ट्रियल एरिया को रिवाइव किया? क्या आपने उत्तर प्रदेश के जितने भी औद्योगिक नगर हैं, आपने कारखानों को खोला है या बंद कराया है? जाइए अलीगढ़ में देखिए, जाइए मुरादाबाद में देखिए क्या हाल है। और वोट इसके नाम पे पड़ेगा, वोट कोविड की बदहाली के नाम पे पड़ेगा। आप सोचिए, आप कल्पना करिए कि पैरासीटामोल जैसी दवाई अगर उपलब्ध नहीं है जिससे बुखार का आदमी कम कर ले, अगर 103 बुखार है, 102 बुखार है और आदमी कोविड में तड़प रहा है, अगर एक पैरासीटामोल खा लेगा तो उसका बुखार 100 पे आ जाएगा, 99 पे आ जाएगा। और बुखार उतारने की ये दवा कोई 20 साल से नहीं आई है, ये दशकों से दवा उपलब्ध है, आप ये दवा नहीं दे पाए। इलाहाबाद के एक गांव की मैं आपको कहानी बता रहा हूं, वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर छोड़ के भाग गए, दवा खाना बंद करके भाग गए सरकारी डॉक्टर, गांव को पैरासीटामोल नहीं मिली। हम ऑक्सीजन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम रेमडेसिविर की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम उन दवा की और इंजेक्शंस की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि आप केजीएमसी में, पीजीआई में, लोहिया अस्पताल में बिस्तर फुल हो गए थे, हम ये बात नहीं कर रहे। आप पैरासीटामोल नहीं दे पाए। और जो लोग, जो गरीब लोग थे, जिनके घर में 2-2 मौतें हुई, जिनके पास पैसा नहीं था, उनको आप लकड़ी नहीं दे पाए दाह संस्कार के लिए। ये कैसा हिंदुत्व है जहां लाशें दफनाई जा रही हैं, आप लकड़ी नहीं दे सके? एक भी अगर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को कह दिया गया होता, एक भी किसी रेंजर को कह दिया गया होता वन विभाग के, तो लकड़ी उपलब्ध हो जाती। दुर्भाग्य है इस देश का और इस प्रदेश का कि लकड़ियां उपलब्ध हैं, लेकिन लकड़ियां जो हैं वो रेंजर, ब्यूरोक्रेट्स और नेता के मकानों बनने के लिए पहुंचाता है, उनका फर्नीचर के लिए पहुंचाता है, लाशों के लिए लकड़ी नहीं पहुंचाई जाती। तो ये सवाल है और ऐसे कई और सवाल हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह, उनको कहा गया कि साहब ये जीनियस पॉलिटिशियन है, ये बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, इनसे कुशल, दक्ष, इनके अंदर वाजपेयी जी की छाप दिखती है सिद्धार्थनाथ सिंह में, और ये सरकार के प्रवक्ता होंगे, सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा, और इनको स्वास्थ्य दिया जा रहा है। क्यों हटाया गया सिद्धार्थनाथ सिंह को? क्या भ्रष्टाचार के आरोप थे, करप्शन के चार्जेस थे उनके ऊपर, इसलिए हटाया गया और छुपाया गया? श्रीकांत शर्मा, ये कहा गया कि साहब इनको अमित शाह ने ट्रेनिंग दी है, ये भाजपा मुख्यालय में अमित शाह के साथ काम करते थे, ये अमित शाह का ब्लूप्रिंट लेके आए और सीधे उनको कैबिनेट मिनिस्टर, पहली बार विधायक, पहली बार कैबिनेट, पहली बार बिजली का विभाग। 4,000 करोड़ का घोटाला हुआ वहां पर बिजली विभाग में, और घोटाला भी इतना शर्मनाक कि आपने कर्मचारियों के, वो लाइनमैन जो खंबे पे चढ़ता है, 4,000 वॉट की बिजली की तार जोड़ता है और अक्सर लाइनमैन गिर के नीचे मर जाता है। आप जाके बिजली विभाग में जाइए और यूनियन से बात करिए, वो बताएंगे कि पिछले 4.5 साल में कितने लाइनमैन ऐसे हैं जो लाइन ठीक करते करते झुलस गए, करंट लगा, मर गए।
ऐसे कर्मचारियों की आपने प्रोविडेंट फंड, उनकी भविष्य निधि 4,000 करोड़ की, उसके साथ आपने घपला किया। अब मुझे बताइए, जल शक्ति मंत्री आजकल क्यों हाशिए पर हैं? वहां भी घपला हुआ है। और जिस आदमी ने घपला खोला, संजय सिंह ने, आपने उस पर एफआईआर करा दी। कोई बच्चा 12 साल का, 14 साल का, 16 साल का जो फेसबुक पर है, अगर योगी जी का कार्टून बना देता है तो मुकदमा दर्ज करके 20-20 साल के बच्चों को जेल में भेज दिया गया। ये बैठे हुए हैं सूर्य प्रताप सिंह, इन्होंने कोई अपनी अपनी पैरवी नहीं करती। इन्होंने बेरोजगारी की बात करी, इन्होंने भ्रष्टाचार की बात करी। 7 एफआईआर हुई सूर्य प्रताप जी पे। तो सूर्य प्रताप जी पे एफआईआर, बच्चों को आपने जेल भेजा। लेकिन जिस गृह राज्य मंत्री ने और उसकी थार ने किसानों को थर्रा दिया, किसानों को कुचल दिया, आज उस आदमी को पुलिस ने इंट्रोगेट तक नहीं किया है, इंट्रोगेशन नहीं हुआ उसका। आज वो आदमी ठाठ से अमित शाह के साथ बैठकर पुलिस के जलसों में सदारत कर रहा है। ये सवाल नहीं उठाए जाएंगे? क्या कोई पत्रकार ये सवाल कहेगा तो आप कह देंगे कि साहब ये देशद्रोही हैं? सिर्फ आपकी तारीफ हो, सिर्फ मैं सूचना विभाग से पैसा लेता रहूं, विज्ञापन छापता रहूं और तारीफ करता रहूं, कसीदे पढ़ता रहूं, भैंसा कुंड में लाशें जलती रहें और हम कहें कि साहब ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा सप्लाई लखनऊ में है। आप पत्रकारिता को यहां ले गए। दैनिक जागरण एक बड़ा अखबार था विनीता जी, एक बड़ा अखबार था उत्तर प्रदेश का। मैंने वहां से नौकरी और पत्रकारिता शुरू की, और दैनिक जागरण को आपने क्या बना दिया? क्या बना दिया आपने दैनिक जागरण को? मुख्य पत्र बना दिया सरकार का, क्योंकि आपने गर्दन मरोड़ी उसकी। जिस दिन सारे किसान इकट्ठा हुए थे, राकेश टिकैत ने सारे किसान इकट्ठा किए थे बागपत में, सबसे बड़ी रैली की थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उस दिन दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पे किसानों की खबर नहीं थी, किसानों की खबर नहीं थी। उसमें योगी जी का विज्ञापन था, और उस विज्ञापन में कहा गया था कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी करने जा रहे हैं। इतना झूठ! ये झूठ नहीं है, ये छल है। अफसोस इस बात का है कि जब कोई मठ, जिसके हम पैर छूते हैं, जिसके आगे हम नतमस्तक होते हैं, जो 1100 साल पुराने मठ, उसका उत्तराधिकारी है, उसके रहते हुए अगर ये छल हो, उसके रहते हुए ये पाप हमको देखने को मिलता है, तो फिर हम क्या, हमारी क्या हाल होगी? दुर्भाग्य ये। तो ये सारी चीजें, मुझे लगता है कि ये मुद्दे बनेंगे और लोग भूलेंगे नहीं इसको। अब देखना यह है कि विपक्ष इनको कैसे प्रोजेक्ट करता है, कैसे आगे ले जाता है। और अगर किसी ने जनता के कान में शीशा डाल दिया और सुनाई नहीं पड़ा, तो फिर अब हम क्या कह सकते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।